सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का बच्चा पार्टी। आज हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मैं आपको बता दूं ये 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का लेक्चर है और हाँ, आज हम इस चैप्टर में पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड टिल Q1, मतलब बहुत सारे चार्जेस विद अ पोजिशन वेक्टर R1 R2 Rn एंड रिलेटिवली एंड रिलेट टू द सम ओरिजिन। इसको हमने सबको जोड़ के इस पॉइंट पर उस ओरिजिन पर हमने इसको लाके छोड़ दिया यहाँ पर। द पोटेंशियल V1 एट P ड्यू टू द चार्ज इज Q1। सो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय, ये तो हमें फॉर्मूला पता है, ये सिर्फ फॉर्मूला है। तो V1 के लिए ये, V2 के लिए ये, V3 के लिए ये, वही सेम फॉर्मूला है, कुछ दिक्कत नहीं। अरे भाई Q चार्ज यहाँ रखा है तो Q के लिए ये R1 डिस्टेंस होगा, Q5 के लिए R5 डिस्टेंस होगा, सबका आपने अपने डिस्टेंस लिख दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नाउ वेयर R2P एंड R3P आर द डिस्टेंस ऑफ P from charges Q1 and Q3 respectively. Now so on for the potential due to other charges by the superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है सबको जोड़ दो, ये हमको पता है। ठीक है, तो आपको जितने चार्जेस हैं सबको जोड़ना है, लिटरली इन सबको जोड़ दो। तो आपने सबको जोड़ा तो 1/4πε0 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा Q1 बाय R1 और प्लस Q2 बाय R2, समझ में आया? प्लस डैश डैश करके Q1 बाय Rn। ठीक है, सो if we have a continuous charge distribution characterized by a charge density, this is a charge density, we divide it as before into small volume elements each of size delta V and carrying a charge rho delta V. We then determine the potential due to the each volume element and the sum. ठीक है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज में मतलब जितनी डेंसिटी होगी उस डेंसिटी में जितना चार्ज है दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज डेंसिटी इनटू द टोटल वॉल्यूम, उससे आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, एंड दस डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? We have seen in chapter 1 that for uniformly charged spherical shell, the electric field outside the shell is as if the entire charge is concentrated at the center. Thus the potential outside the shell is given by this: V is equal to 1/4πε0 Q by R, where Q is the total charge on the shell and R is the radius। मतलब जो भी आप चार्जेस को ले रहे हो वो चार्ज जितनी भी दूरी पे लियो फर्क ही नहीं पड़ता, जो टोटल चार्ज होगा वो V होगा और ये जो V होगा वो सभी चार्जेस का सम होगा। तो सभी चार्जेस का सम मतलब क्या होगा कि जो R है, R इज डिस्टेंस। अब कौन से चार्ज की डिस्टेंस है? टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज तो है ही नहीं, सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको क्या करना है? उसका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। जो भी चार्ज है उसका वेक्टर सम निकालो तो R आ जाएगा, और जो Q है, Q विल बी द टोटल चार्ज, उसको रखो तो आंसर आएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो। इनसाइड द शेल इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दिस इम्प्लाइज सेक्शन 2.6, जब हमने प्रूव किया था कि इनसाइड द शेल द टोटल चार्ज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हमने प्रूव किया था ना गॉस लॉ के समय। दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल एंड सो वर्क इज डन in a moving a charge inside the shell and therefore equal to the value of the surface which is this। मतलब अंदर भी चाहे आप काम करो, बाहर भी आप चाहे काम करो, इस लाइन को देख लो, एज नो वर्क इज डन, अंदर कोई वर्क करना ही नहीं है, शेल के अंदर कोई वर्क नहीं। अब आप कोई पूछे शेल के अंदर कोई वर्क नहीं, क्यों? क्योंकि भैया शेल के अंदर, शेल मतलब एक कोई भी आपने चीज़ ले ली जो जिसमें आउटर पार्ट पर चार्ज है, अंदर वाले पार्ट पे चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो अंदर वाले पार्ट पे लगने वाला वर्क विल बी जीरो। समझ में आई बात? इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, वेरी सिंपल। क्लियर? चलिए, तो देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस गाइस। लेट्स टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज अ सरफेस विद, देखो नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, मतलब सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर इक्वल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। हर पॉइंट पर एक जैसा पोटेंशियल रहेगा, उसको इक्विपोटेंशियल करेंगे।
For a single charge q, the potential is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. ये फॉर्मूला होगा, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. This shows that V is a constant if r is constant. अगर V constant है तो r भी constant है. Thus equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surfaces centered at the charges. मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगी उस पर सिंगल पॉइंट पर जो चार्ज रहेगा वो पूरी तरह से फैला रहेगा, है ना, समझ में? मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप यहाँ नापोगे तो यहाँ पे पूरे पे एक जैसा चार्ज रहेगा, यहाँ आओगे तो पूरे पे एक जैसा चार्ज रहेगा, ऐसा समझ में? मतलब ऑब्वियस है यार, जैसे जैसे पानी के तालाब में आपने कंकड़ पत्थर फेंका तो आपको एक लहर दिखती है जो इक्वली फैलती है, ऐसा नहीं है किसी एक पार्ट में ज़्यादा फैलेगी किसी एक पार्ट में कम फैलेगी. सिमिलरली चार्ज इक्वली चारों या हर डायरेक्शन में फैलेगा. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ सिंगल चार्ज Q आर रेडियल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द चार्ज. Depending on whether Q is positive or negative, clearly the electric field at point is normal at equipotential surface. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भैया कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और नॉर्मल रहेगी, मतलब 90 डिग्री पर रहेगी पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. दिस इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन. इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. द प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर. मतलब ये देख लो, ये लाइन को समझो. फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है. नॉर्मल का मतलब नॉर्मल 90 डिग्री पर रहेगा. एंड दैट प्रूव द स्टेटमेंट इज सिंपल. इफ द फील्ड, मतलब सीधी सी बात है, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो और जो पोटेंशियल है वो दोनों क्या रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल. इफ द फील्ड were not normal to the equipotential surface, it would have non-zero component along the surface. To move a unit test charge against the direction of the component of the field, work would have to be done. अब आपको काम करना पड़ेगा. But this is in contradiction to the definition of equipotential surface. There is no potential difference. There is no potential difference between any 2 points on the surface and no work is required to move a test charge on the surface. मतलब अरे भाई, अगर इक्विपोटेंशियल है तो मतलब पोटेंशियल सेम है. अगर पोटेंशियल सेम है तो सीधी सी बात है ना, आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है ना. अगर पोटेंशियल सेम है तो कुछ वर्क की जरूरत ही नहीं ना. कोई डिफरेंस होता तो बात और होती. द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट देयरफॉर बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट. इसीलिए तो अपन ने क्या बोलते हैं पोटेंशियल सरफेस लिया भी. इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफर्स एन अल्टरनेटिव विजुअल पिक्चर इन एडिशन टू द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ चार्ज कन्फिग्रेशन. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करता है, ऑफर्स एन अल्टरनेटिव विजुअल पिक्चर. वो एक अल्टरनेटिव विजुअल पिक्चर प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ चार्ज कन्फिग्रेशन. समझ में? चार्ज कन्फिग्रेशन के चारों तरफ वो एक इमेजिनेशन पिक्चर क्रिएट करता है, जैसे आप देख सकते हो. नाउ फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, से along x axis the equipotential surface are plane normal to the x axis. ठीक है, planes parallel to yz planes, equipotential surface of A dipole and two identical positive charges are shown in the figure. So देखो यहाँ पे उन्होंने दिखाया A आपको डाइपोल दिखा रहे हैं, A डाइपोल है और ये 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं. ये डाइपोल है इसलिए ये माइनस है और ये प्लस है. ये माइनस वाला दिख रहा होगा आपको, ये प्लस वाला दिख रहा होगा, ठीक है. नाउ रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल. फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या संबंध होता है, हमको इसको डिस्कस करना है, ठीक है. कंसिडर 2 क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस A and B with potential values V and V plus delta V, where delta V is the change in V in the direction of the electric field E. Let P, अब देखो क्या है बेटा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ. हमने 2 सरफेस ले ली, A और B करके हमने 2 सरफेस ले ली, ठीक है, जो एकदम पास पास में है, ठीक है. जो V है, जो A है, A वाले के पास आपने V दिया है और जो B है उसके पास V प्लस डेल्टा V दिया.
डेल्टा वी इज द चेंज इन वी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब जो ये ई है ना, इसकी डायरेक्शन में आपको डेल्टा वी का चेंज देखने को मिल रहा है, कहाँ से, ए से बी जाने पर, ठीक है। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस बी, हम इस सरफेस बी सरफेस पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ डेल्टा एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डेल्टा एल इज व्हाट, डेल्टा एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से ए से लेके बी तक के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम ए टू पी, ए से लेके बी तक जाने में जो पॉइंट आपने बी पे चूज किया ना, उनके बीच का सीधा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ऐसा, ठीक है। इमेजिन दैट अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अलोंग दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस बी टू सरफेस ए, अब इस बी से आप इस परपेंडिकुलर ए पर कुछ चीज को लेके आ रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए से बी की तरफ है, आप बी से ए की तरफ आ रहे हो। द वर्क इन द प्रोग्रेस विल बी ई, ये आप देख सकते हो, ई इंटू डेल्टा एल, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे जानबूझ के उन्होंने ई को ऐसे दो डंडों के बीच रखा, मतलब दे नेवर वांट दैट ई शुड बी नेगेटिव, ई विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। द वर्क इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज, ये जो चेंज है ना उतना ही आपको भाई साहब वर्क करना है, ये बीच की कहानी भूल जाओ, ये तो जितना चेंज है, क्योंकि दोनों के डिफरेंस में अगर चेंज नहीं आता तो वर्क नहीं होता, अगर चेंज है तभी तो वर्क है, तो कितना चेंज है, डेल्टा वी का चेंज है ना, तो जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दैट विल बी माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, है ना। अब ऐसा मत कर देना कि तुम लोग सोचो डेल्टा डेल्टा उड़ा दे, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, डेल्टा मतलब चेंज के लिए, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू सरफेस, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो देखो, अगर ये डिस्टेंस छोटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस बड़ी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कितना इंटरेस्टिंग है। सिंस डेल्टा वी इज नेगेटिव, है ना, तो वी कैन री राइट एज, अब इसको हम री राइट भी कर सकते हैं, देखो ऐसे, तो इससे क्या समझ में आया, वी दस अराइव एट 2 पॉइंट्स कंक्लूजन, हमें 2 कंक्लूजन समझ में आ गए। अब 2 कंक्लूजन क्या है, हमने ए और बी 2 सरफेस ली थी, अभी हम क्या कर रहे हैं, बी से ए की तरफ आ रहे थे तो नेगेटिव साइन आया, अगर हम ए से बी की तरफ चले जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टेपेस्ट, मतलब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन विच पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है डिक्रीज होता है। नंबर 2, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज को हम चेक करते हैं पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट, और ये हमेशा जो मैग्नीट्यूड रहेगा ये क्या रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा इक्विडिसेंट सरफेस, मतलब उस सरफेस पे, ठीक है। और ये हमने दोनों भी लाइन कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है बच्चा पार्टी। सो गाइज नाउ वी हैव टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस पे बनने वाली पोटेंशियल एनर्जी हमको ये डिस्कस करना है। तो गाइज हम इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में और इसको आगे समझेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया हो, कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।